नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका के। वक्त वक्त की बात है। वर्ष 2002 में एक बूढ़ा व्यक्ति कैलिफोर्निया रोड के एक बैंक में खड़ा था। पुलिस उसे पकड़कर उसके ले जाने के लिए उसके घर गई। अपनी पत्नी को पुलिस को सौंपते हुए उसका ख्याल रखना। उस समय यह घर से बाहर चला गया। वह बूढ़े आदमी को घर में ले गई और समझाया, आप सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं करते हैं, आपको वंचित मत करो। आप एक सेलिब्रिटी अभिनेता रहे हैं और यह इस महान देश का अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट मतलब। यहाँ तक कि उनकी बात सुनने के बाद भी पत्नी कोई उसका अंतर नहीं पड़ा, मतलब। और वह पुराने रोनाल्ड रीगन थे, एक अद्भुत हॉलीवुड अभिनेता जिसे दुनिया पागल, उसके लिए पागल थी। लोग भी उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। उसकी लोकप्रियता के बाद ही वह राजनीति में आ गए और 20 जनवरी 1981 को एक अभिनेता अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति बने। इस आदमी की लोकप्रियता जबरदस्त थी और कुछ उससे ईर्ष्या कर रहे थे। नतीजे में रीगन को राष्ट्रपति बनने में के 2.5 महीने के भीतर मोटे तौर पर हमला किया गया था और उसे बारीकी से गोली मार दी गई थी। वह घायल हो गया था। उसे पूरे अमेरिका और दुनिया दंग रह गई। लेकिन रीगन मौत से लड़कर वापिस लौट आए। उनकी लोकप्रियता दोगुनी हो गई और 1981 से 1989 तक 2 कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अध्यक्ष था और बाद में रीगन सेवानिवृत्त हो गई। सालों तक प्रशंसकों की भीड़ जो उनके आसपास थी, जो एक वक्त राष्ट्रपति था, एक वक्त वो एक्टर था, और लोग जो उसको आगे पीछे घूमते थे, वो भीड़ सब कुछ गायब हो गई। और एक झलक देखने के लिए जो घंटों तक खड़े रहते थे, अब कहीं भी नज़र नहीं आते। सालों से एक व्यक्ति जो सुर्खियों में रहने का आदी हो गया था, वो गुमनामी में चला गया और नतीजा आखिरकार वे उदास हो जाते हैं और जीवन का शीश जो मतलब उस जमाने में जिसकी प्रतिष्ठा इतनी आगे हो, अगर उनको कोई समझे नहीं, उसके बारे में बात न करे, उसको देखने के लिए तरस न रहे, तो उसकी हालत इतनी 10 वर्ष में ख़राब हो गई। उसको अल्जाइमर नामक बीमारी हो गई और सब उसे भूल गए। कुछ समय वह घंटों तक घर से दूर चला जाते थे और किसी से बात नहीं कर सकते, तो क्योंकि खुद की पहचान भी उसको गुमनामी में छोड़ गई, तो खुद अपने आप को भी भूल गए कि वो कौन थे। वह व्यक्ति जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता है, उस क्षेत्र की तरह जो उसे स्थिति के अनुसार ढाल नहीं सकता है। राजनीति, फिल्म लाइनों, खेलों के अलावा, सार्वजनिक सेवाओं के अलावा वो कितनी सारी जगह वो काम करने वाला, ये उसको पीड़ित देखा जाता है। आम पुरुषों की बात करते हुए हर कर्मचारी पिछले कुछ महीनों के दौरान इस बारे में लगातार सोच रखते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक और परिवार का आकार कम हो जाता है और लोग उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वर्चस्व उसका कम हो जाता है, दोस्त कम हो जाते हैं जो उसको स्वीकारते नहीं हैं, समय भी उसको साथ छोड़ देता है। इनसे कोई भी खुद को ढालने में सफल नहीं होते हैं। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए ज़्यादातर लोग तैयार नहीं होते हैं और हर कोई उसमें विफल हो जाते हैं। तो इसके लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, शांत रहे, जीवन का आनंद ले और मुझे और अपने सभी सेवानिवृत्त रिश्तेदारों, दोस्तों और भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सभी को समझने के लिए जो मैंने ये जो लेख पढ़ा, आपको मैं आप तक पहुंचाने चाहता हूँ कि एक इंसान जो
शिखर पर होता है। लोग आजू बाजू घूमते हैं, अगर अचानक सब कुछ चला जाता है तो उनकी मानसिक हालत क्या हो जाती है वो मैंने बताया। एक और सच्ची कहानी जो आप जानते हैं कि गांधी जी जिनने आज़ादी के लिए पूरी जिंदगी खत्म कर दी, देश को समर्पित कर दी, और उसकी जो अंतिम 10 मिनट क्या थी वो मैंने आर्टिकल्स पढ़ा। आप समझ नहीं पाएंगे कि गोडसे ने गोली मारने के पहले गांधी को प्रणाम नहीं किया था। उसने गांधी जी को सही से निशाने पर लेने के लिए अपनी पोजीशन बनाई थी, और गोडसे ने गांधी जी के बचाव में आई मनुबेन को धक्का मारकर गिराया था। और आज के दिन मतलब वो अभी 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या की गई। अभी 30 जनवरी उसका गांधी का जो निर्माण दिन था। तो मैंने ये आर्टिकल्स पढ़ा, मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं कि नथुराम गोडसे ने किस बर्बरता से गांधी जी को मारा, वह पूरा विवरण अगर आप समझे तो गांधी जी के भारत के बारे में आप सोच सकते हैं। अब गांधी जी प्रार्थना सभा के बीच रस्सियों से घिरे रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने प्रार्थना में शामिल होने वाले लोगों के नमस्कार का जवाब देने के लिए लड़कियों के कंधों से अपने हाथ उठा लिए। एकाएक भीड़ में से कोई नाथुराम गोडसे दाहिनी ओर से भीड़ को चिरता हुआ उस रास्ते पर आया। मनु ने यह सोचा कि वह आदमी गोडसे बापू को पांव छूने को आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसने उनको ऐसा करने के लिए झिड़का। क्योंकि प्रार्थना में पहले से ही देर हो चुकी थी, उसने मनु ने रास्ते में आने वाले आदमी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मतलब गोडसे ने जोर से मनु को धक्का दिया, जिससे उसके हाथ की आश्रम, बदनावली, माला और बापू की पिगदानी नीचे गिर गई। जो ही वह बिखरी हुई चीज़ों को उठाने के लिए झुकी, वह आदमी बापू के सामने खड़ा हो गया। इतना नज़दीक खड़ा था कि पिस्तौल से निकली हुई गोली का खोल बाद में बापू के कपड़ों की परत में उलझा हुआ मिला। 7 कारतूसों वाले ऑटोमेटिक पिस्तौल से जल्दी जल्दी 3 गोलियां छूटी। पहली गोली नाभि के 2.5 इंच ऊपर और मध्य रेखा से 3.5 इंच दाहिनी तरफ पेट की बाजू में लगी। दूसरी गोली मध्य रेखा से 1 इंच की दूरी पर दाहिनी तरफ घुसी और तीसरी गोली छाती की दाहिनी तरफ लगी। पहली और दूसरी गोली शरीर को पार कर पीठ के बाहर निकल गई। तीसरी गोली उनके फेफड़े में ही रुक गई। पहले वार में उसका पाँव जो गोली लगने के वक्त आगे बढ़ रहा था नीचे आ गया। दूसरी गोली छोड़ी गई तब तक वे अपने पाँव पर ही खड़े थे, उसके बाद में वो गिर गए। उनके मुंह से आखिरी शब्द हे राम निकले। उनका चेहरा राख की तरह सफ़ेद पड़ गया। उनके सफ़ेद कपड़ों पर गहरा सुर्ख धब्बा फैलता हुआ दिखाई दिया। अगर देश को ऐसे ही गहरे सुर्ख खून में नहला नहीं देना था है तो सोचिए कि किसका भारत बनाना है, गांधी जी का या उनके हत्यारे गोडसे का। आज भी देश में दोनों अपने अपने विचारों के साथ उपस्थित और सक्रिय हैं। चुनाव आपको करना है दोनों में से कि एक हत्यारे को पूजना है या गांधी जी को। जो विवरण मैंने जो पढ़ा था वो प्यारेलाल की किताब गांधी श्रद्धांजलि ग्रंथ, संपादक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रकाशन वर्ष 1955, बोधिसत्व मुंबई, फ्रॉम द वॉल ऑफ बोधिसत्व। ये आर्टिकल्स जब मैंने पढ़ा तो मुझे दर्द हुआ कि भारत हो या दुनिया के कोई भी देश हो, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, वो उनकी हालत, जो लोग मानसिक विकृत होते हैं किस तरह करते हैं। एक था रेगन और एक था गांधी जी। दोनों को गोली मारने वाले इंसान कैसे होंगे, उसकी मानसिकता कैसी होगी, वो आपकी सोच पर मैं छोड़ देता हूँ। वो इंदिरा गांधी, उनके रक्षक ने उसको चारणी कर दिया। वो राजीव गांधी, उसको हर पलाने
के नाम पर उसको ख़त्म कर दिया। वो कैसे लोग, उनकी मानसिक सोच क्या होगी, ये हमें समझ में नहीं आता है। आज जिस जगह कुंभ का मेला हो रहा है, ये पाप धोने के लिए लोग कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए जाते हैं। वो भगदड़ में कितने लोग मर गए, क्यों ऐसा होता है? क्या पाप धोने के लिए स्नान करना गंगा में क्या जरूरी है? वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। उसमें ज़्यादातर मरने वाले मैंने देखा, कहीं भी हो भगदड़ होती है तो करीब लोग ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्यों कोई राजनेता उसमें नहीं होते हैं? वो मेरी समझ के पर की बात है, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।